हेलो एवरीवन। बेटा इस लेक्चर में हम अपने रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में आपने वीडियो में देखा था कि जब एक अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल ये एटम के न्यूक्लियस से कुछ ऐसे पास हो रहा है, कुछ ऐसे, कुछ सीधे आके वापस चले जा रहा है, कुछ इधर को चले जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों था? सिंपल सी बात है बेटा। देखिए, आपके जो अल्फा पार्टिकल है वो आपके जो अल्फा पार्टिकल हैं वो खुद ही पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं, और आपका न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा आपके अल्फा पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी है, लेट कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और इसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब ये चार्ज इस चार्ज के पास आएगा तो इसको रिपेल करेगा। तो ये इसको टच तो कर नहीं पाएगा, पर ये कितना इसके नजदीक जा सकता है, कितना ये इसके नजदीक जा सकता है, ठीक है, वही हमें पता करना है आज। ठीक है, आर नॉट कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही जा पाएगा ये। ठीक है, अगर आपका जो पार्टिकल है 180 पे, उसका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर 180 है, अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऐसे ही गया और ऐसे आ गया, तो उसका हमको आर नॉट पता करना है। क्लियर? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के, अब देखिए, जो आपका अल्फा पार्टिकल है, तो इस आर नोट को हमें पता करना है। इस आर नोट का नाम है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, कितना ये इसके पास जा सकता है, अप्रोच। क्लियर? इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमें समझ गए होंगे। ये पार्टिकल आ रहा है कुछ एनर्जी के साथ अपनी, इसके अब ये पार्टिकल इस पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स कराएगा। जैसे ही ये इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तो इसके पास आता रहेगा, पर जैसे ही इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके पे हावी हो जाएगा तो ये इसको रिबाउंड कर देगा। ठीक है, लेट जो आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज याद रखिएगा बेटा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैं लेता हूं, मैं लेट Q1, ये है आपका +2E। क्लियर? लेट आपका जो न्यूक्लियस के पास चार्ज है, लेट मैं Z मान लेता हूं उसका एटॉमिक नंबर, तो उसके पास जो चार्ज होगा वो होगा आपका Z × E। ठीक है, क्लियर? मान ली इसके अंदर E मतलब होता है बेटा, आपको बताइए, E फंडामेंटल चार्ज है। लेट इसके अंदर Z, वैसे हमने गोल्ड फॉइल लिया था, वैसे गोल्ड का जो Z होता है वो पता होना चाहिए, 79 होता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम, फिलहाल हम जनरल लेके चलते हैं, गोल्ड फॉइल की जगह कुछ और लेते तो ये आपका न्यूक्लियस का आ गया चार्ज, और ये आपका जो अल्फा पार्टिकल उसका चार्ज आ गया। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की वो कितनी थी, 12mv²। क्लियर? और इस अल्फा पार्टिकल पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अल्फा पार्टिकल पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्लियर, इसका जो एक एनर्जी ये रहा, एक एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है, इसके पोटेंशियल, इसकी फील्ड की वजह से जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा बेटा, U। वो U होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, U किसका, ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एंड न्यूक्लियस, दो चार्ज सिस्टम है बेटा, ये और ये। ठीक है, जैसे ही इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही इसका काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, इन दो चार्ज सिस्टम के, तो ये अब आगे फर्दर मूव नहीं करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एट डिस्टेंस R नॉट मान लिया इसको, मैंने लेट
इतने बाद ये रुक गया, टी आर नॉट था। ठीक है, सिंपल समझ गए। यहाँ का आने वाला एनर्जी और इसकी वजह से जो एनर्जी है वो बराबर हो गया, तो आपका नियरेस्ट अप्रोच निकल जाएगा, या क्लोजेस्ट अप्रोच कह सकते हैं इसको। तो कर देते हैं बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ पहले बता कर लेता हूँ कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, बताइए होगा आपको, दो चार्ज सिस्टम के लिए U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस दोनों के बीच का, जिसे मैंने आर नॉट लिया है। Q1 कितना है बेटा, अब रख लेते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर नॉट। क्लियर, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, एक्चुअली मुझे आर नॉट चाहिए, तो आर नॉट क्या आ जाएगा बेटा आपका, बाकी यार इसको इधर लेके बाकी सब कुछ यहाँ लिया है, आ जाएगा आपका ई स्क्वायर 2z 2kz ई स्क्वायर, ऊपर ये आ गया, नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास, नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 2z नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास के अल्फा, इसको मैं के अल्फा मान लेता हूँ, के अल्फा था ये, नीचे आ जाएगा के अल्फा, और के अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर चले गया, आंसर आ गया आपके पास 4kz ई स्क्वायर अपॉन में एम बी। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए ये रहा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और टर्म है इंपैक्ट पैरामीटर की। इंपैक्ट पैरामीटर भी इसी से रिलेटेड मिलता जुलता है कैटेगरी से। इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इसे नोट करते हैं हम बी से। ठीक है, देखिए इंपैक्ट पैरामीटर डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूं ताकि वो क्लियर हो। परपेंडिकुलर distance of the velocity vector, perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle, from the center of the न्यूक्लियस। चलिए अब देखिए, आपका सपोज एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ले रहा हूं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके सेंटर से मान लीजिए एक्सेस निकल रही है। ठीक है, अब आपका अल्फा पार्टिकल जैसे इसके पास आएगा, ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको पता है, ये अल्फा पार्टिकल सेंटर से आया तो ऐसे चले जाएगा, इसे बोलते हैं बेटा इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे चले गया। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कितने एंगल से वो स्कैटर हो गया। दिस इज, ये है उसका वेलोसिटी और सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आपका इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर, आपका इंपैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, इसका मतलब वो सेंटर से उतनी पास होगा, उतनी पास आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, और आपका उतना, और सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा उतना उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी कह सकते हैं। और अब इसका एक्सप्रेशन और देखिए, ध्यान से क्लियर करूंगा आपको। दूसरा, आपका इंपैक्ट पैरामीटर एक्चुअली बताता क्या है, मेन काम कर रही है। ठीक है, पहले इंपैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये होता है k 1/4πε0 z स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये है इंपैक्ट पैरामीटर। देखिए अब देखिए, इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए इतना दूर हुआ, ठीक है, उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी।
और ऐसा बोल सकते हैं कि लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, अगर देखो अगर आपको इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना, अब ये न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होगा अल्फा पार्टिकल। मान लीजिए इंपैक्ट पैरामीटर यहां पर था, इतना था, तो अल्फा पार्टिकल यहां पर होगा, तो उसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन क्यों, इस पॉजिटिव, इस न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जितना इसके पास जाएगा ये, जितने न्यूक्लियस से दूर रहेगा, परपेंडिकुलर से ज्यादा दूर रहेगा, तो उतना आपका रिपल्सिव फोर्स कम होगा। सो द लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इज वीक। ठीक है, और ज्यादा वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब तो वो डिफ्लेक्ट जो होगा उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग थोड़ा कम होगा, मतलब वो आराम से ऐसे निकल जाएगा, उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा। जितना कम उसका इंपैक्ट पैरामीटर होगा, जितना कम इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल सेंटर से आएगा, सेंटर पे आएगा तो वापस उसी पे चले जाएगा, तब उसका जो इंपैक्ट पैरामीटर होगा जो सबसे कम होगा, उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग तब सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मैं कह सकता हूं जब आपका बिल्कुल अल्फा सेंटर से निकले, सेंटर से निकल रही है और सेंटर से नाप रहे हैं हम, तो जीरो हो गया, इंपैक्ट मीटर जीरो होगा जब हेड ऑन हेड कोलिजन होगा, इसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, मतलब अल्फा पार्टिकल भी ऐसे आ रहा है सेंटर से, और ये भी ऐसा ही है, सेंट्रल एक्सिस, न्यूक्लियस भी बिल्कुल उसी लाइन में है, तो बी जीरो हो गया, तब स्कैटरिंग एंगल कितना होगा बेटा आपका 180 डिग्री जाएगा, टकरा के ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा, एक बार पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा दूसरा पॉइंट कि लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, अगर आपको इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा चाहिए तो आपका रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा बेटा, अल्फा पार्टिकल पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स कम होगा। ठीक है, अगर आपका इंपैक्ट पैरामीटर कम हुआ तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर कम हुआ मतलब न्यूक्लियस के पास में है वो, तो रिपल्सिव फोर्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा वो भी बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा, जितना उसके पास जाएगा इसको स्कैटर फेंक देगा आपका न्यूक्लियस। तो ये था बेटा आपका इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो भैया आपके ट्रेजेक्टरी की जो शेप होगी, जो आपका ट्रेजेक्टरी की शेप होगी, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, या फिर ऐसे है, जो भी शेप होगी वो डिपेंड करेगी इंपैक्ट पैरामीटर। याद रखिएगा, इंपैक्ट पैरामीटर का यही काम है, द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिपेंड ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर हुआ, इंपैक्ट पैरामीटर पर उसका शेप डिपेंड करता है। चलिए, क्लियर हो गया होगा इंपैक्ट पैरामीटर क्या है आपको। इंपैक्ट पैरामीटर कुछ नहीं है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वेलोसिटी वेक्टर। अब थोड़ा गंदा हो गया है, अब थोड़ा साफ करके बनाता हूं। ये न्यूक्लियस था पॉजिटिव, इसका सेंट्रल एक्सिस है। इंपैक्ट पैरामीटर है कि आपका इस अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी इधर को है, उससे आपका एक्सिस से दूरी जितना ये कम होगी उतना ज्यादा आपका स्कैटरिंग होगा। ठीक है, जितना आपका ये होगा, और स्कैटरिंग ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि ये इसके न्यूक्लियस के पास है, तो रिफ्लेक्शन इसका इस पे पड़ने वाला रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, याद रखिएगा अल्फा ही पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसे फेंक देगा। तो ये था बेटा आपका इंपैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट रदरफोर्ड में सबसे लास्ट चीज है, वो है बेटा आपका जो रदरफोर्ड ने आपका मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या उन्होंने मॉडल दिया, उनके क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या प्रपोज किया उन्होंने, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उन्होंने पहला एजम्पशन किया कि आपका जो एटम है वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर से बना हुआ है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, 10⁻⁻15 फर्मी रेंज में है। ठीक है, थर्ड, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ suitable number of electrons
so that their total negative charge equal to the total positive charge on the nucleus। मतलब उनका जो जो उनका चार्ज है टोटल एक एटम का वो न्यूट्रल है, जितना उसके पॉजिटिव है उसके बाद नहीं न्यूट्रल नेगेटिव है। चौथा, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। और द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। देखिए किसी भी चीज को घूमने के लिए उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, अच्छी बात है। किसी चीज को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है बेटा आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। इसी वजह से वो उसके आसपास घूमता है, ठीक है। साइड में देखिए उसी में आपके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। पढ़िए वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था, अगर आपका चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है तो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अंडर कॉन्टिन्यूअस एक्सीलरेशन, वो घूमे जा रही है तो पक्का कुछ एनर्जी लूज कर रही होगी। उसके एनर्जी को लूज करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे उसका घूमने का रेडियस कम होगा, ठीक है। अब यहां पर स्क्रीन पे देखिए रदरफोर्ड ने कहा कि भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। अब घूमे कंटिन्यूस एक्सेलरेशन होगा तो बेटा वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करने का फिर उसकी रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी, फिर उसने एनर्जी लूज करी फिर उसकी रेडियस थोड़ा और कम होगी। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आना चाहिए था कि आपका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जाके क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए, कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। कहां पर, न्यूक्लियस पे। इससे क्या होता आपका पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल मिल जाता, क्योंकि आपको पता है एटम के बाद जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते तो एटम भी खत्म हो जाता। पर ऐसा हो नहीं रहा था, एटम तो खत्म नहीं होता भैया। तो यही था उनका ड्रॉबैक कि उन्होंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन, उन्होंने ये बात सही करी रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, ठीक है। पर उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन आसपास घूमता है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन कर रहा है, तो पक्का घूमने के बाद कुछ एनर्जी लूज कर रहा होगा, फिर उसका रेडियस छोटा हो जाएगा, फिर और घूमेगा रेडियस छोटा हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेंटर में जाके कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा होता तो उसका जितना पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल मर्ज कर जाता, मान लो उसके बाद 10 प्रोटॉन थे तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो सम कितना होता, 0 हो जाता, 0 चार्ज आ जाता, मतलब आपका एटम भी खत्म हो जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, तो यही प्रॉब्लम आई उनके मॉडल में, उनके यही ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। फिर इनकी ड्रॉबैक्स को उनके स्टूडेंट ने नील बोर्स ने ठीक किया, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे नील बोर ने क्या कहा, ठीक है। क्यों नील बोर के जो एटॉमिक मॉडल को उसको सबसे बेस्ट मानते हैं, क्यों अच्छा मानते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ कमियां थी लेकिन काफी हद तक वो ठीक था मॉडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर। थैंक यू।